हेलो फ्रेंड्स, एक नई कहानी के साथ। माँ ओ माँ, कहाँ हो तुम? जल्दी यहाँ आओ। एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। खुशबू के खुशी से डूबे हुए स्वर मेरे कानों से टकराए तो मैं बिस्तर छोड़कर उठने लगी, क्योंकि मैं ये अच्छी तरह से जानती थी कि अब अपनी खबर सुनाए बगैर तो वह मुझे छोड़ेगी नहीं। माँ मैं बहुत खुश हूँ, आप भी खबर सुनकर बहुत खुश होंगी। खुशबू ने मेरी बाह पकड़कर मुझे चक्कर गिनने से गोल गोल घुमा दिया। अरे पहले बता तो सही कि ऐसी क्या बात है जो तू यूं खुशी से बावली हुए जा रही है? मैं उसे रोकते हुए बोली। माँ, अभी अभी अंकल का फोन आया था कि अपने निशा माँ बनने वाली है और उसकी गोद भराई की रस्म के लिए हमें बुलाया है। उन्होंने यह भी कहा कि सबसे पहले आप ही निशा की गोद भरेंगी। मैं जाती हूँ यह खबर निखिल को सुनाने, कहकर खुशबू निखिल के कमरे की ओर दौड़ पड़ी, जो रविवार होने की वजह से अब तक सो रहा था। ओह, कितनी खुशी की खबर है, पर मुझसे ज्यादा खुश तो खुशबू है। आखिर निशा उसकी ननद कम और सखी ज्यादा जो है। आज ये कहते हुए मुझे फक्र होता है कि खुशबू बहू होते हुए भी मेरे लिए निशा से कहीं अधिक प्यारी बेटी बन गई है। मैं डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ जाती हूँ और ना चाहते हुए भी मेरा मन अतीत की यादों में खोने लगा। मेरे जीवन में खुशबू के आने से पहले मुझे क्या क्या नहीं सहना पड़ता था। जीना किसे कहते हैं, शायद मैं भूल चुकी थी और जिंदगी बिताने की रस्म भर अदा कर रही थी। यूं तो विधवा के लिए समाज के बनाए नियमों को मैं सहज अंगीकार कर लिया था। बचपन से विधवाओं को ऐसे ही बेरंग जिंदगी जीते देखती आई थी। सो मन की छोटी छोटी इच्छाओं का दमन करने में मुझे थोड़ी तकलीफ तो होती थी, पर दुख नहीं। नियम और परंपरा के नाम पर मेरे ऊपर परिवार वालों का शिकंजा कसा हुआ था। हालांकि मैं चाहती तो अपने बच्चों के साथ एक छोटा सा घर किराए पर लेकर अलग रह सकती थी, पर एक कम उम्र की विधवा को दो छोटे बच्चों के साथ अकेले रहने पर क्या क्या परेशानी हो सकती थी, इसका अंदाजा मुझे अच्छी तरह से था। इसलिए समाज में खुले घूमने वाले भूखे भेड़ियों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए मुझे ससुराल वालों का ताना सुनना ज्यादा बेहतर और आसान लगा। देखते देखते पढ़ाई समाप्त करने के लिए एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हो गया। अब ससुराल वालों की नजरों में मेरी कुछ इज्जत बन गई। इधर मेरी ननंद अपने पति और ससुराल वालों से झगड़कर मायके रहने आ धमकी थी। ननंद अपने साथ बहुत सारे जेवरात लेकर आई थी और शायद चंद्रहार के साथ सोने की तगड़ी भी। जेठानी को देने का लालच दिया था, इसलिए दोनों की आपस में खूब झनती थी और ननंद का मायके में डटे रहना जेठानी को बुरा भी नहीं लगता था। निखिल की नौकरी लगने के बाद घर में पहला धमाका तो तब हुआ जब उसने अपनी बिरादरी से अलग पंजाबी लड़की से विवाह करने का ऐलान किया। विवाह हो भी गया। प्रथा के अनुसार खुशबू पूरे परिवार के लिए कपड़ों के साथ कुछ ना कुछ तोहफे भी लाई। खूबसूरत साड़ियों ने जेठानी और नंद की नाराजगी को बहुत हद तक कम कर दिया। सबसे मिलने के बाद खुशबू की नजरें कुछ ढूंढने लगी। मैं यह सब अंदर कमरे में बैठी पर्दे की ओर से देख रही थी। चांद से सुंदर बहू को देखकर तो मैं मुग्ध थी। मैं ये पहले बिल्कुल ही भूल चुकी थी कि अभी थोड़ी देर पहले घर वालों के बीच जाकर अपने बहू को आशीर्वाद न दे पाने की वजह से मैं कितनी दुखी थी। क्या करती, एक विधवा के लिए शुभ काम में शामिल होना वर्जित जो था, पर अपनी ममता को भी मैं मार न सकी। इसलिए दुल्हा दुल्हन के रूप में बेटे बहू को देखने की इच्छा मन में लिए पर्दे के पीछे छिपकर खड़ी हो गई। तभी खुशबू के प्रश्न ने घर वालों को चौंका दिया। निखिल, माँ कहाँ है? क्या वे हमें आशीर्वाद नहीं देंगी? फिर वह कुछ ही ऊंची आवाज में बोली, माँ कहाँ हो तुम? सबने मुझे आशीर्वाद दिया, सिर्फ तुम्ही ने नहीं दिया। किस कारण से मुझसे नाराज हो? तो मैं वचन देती हूँ कि तुम्हारी सारी नाराजगी दूर कर दूंगी। सभी सकते में आ गए, क्योंकि एक तो नई बहू के रूप में खुशबू को अपनी सास को तुम कहकर संबोधित करना नागवार गुजरा। दूसरे, इस तरह के व्यवहार से खुशबू का दबंग व्यवहार उजागर हो चुका था, जो शायद उसके हित में नहीं था, लेकिन मैं तो यह संबोधन सुनकर ही निहाल हुए जा रही थी। बात यह नहीं थी कि मैंने माँ का संबोधन पहली बार सुना। हाँ, खुशबू से ऐसे संबोधन की तो मैंने कल्पना ही नहीं की थी। मैं सोचा करती थी कि मेरी बहू भी और बहुओं की तरह मुझे माँ जी कहकर पुकारेगी। शायद इसलिए एक परजाई कन्या का सिर्फ माँ कहना और आपकी जगह बेटी की तरह तुम कहकर संबोधित करना एक अनजाने सुख से मुझे सरोबार कर गया। फिर भी अंधविश्वास के मकड़ जाल को तोड़कर मैं उस नववधु को आशीर्वाद देने के साथ
आलिंगन में भर लेने का साहस न जुटा पाई। तभी ननंद की बातों ने मेरा ध्यान भंग किया। बेटी, तुम तो जानती हो कि मेरे भैया इस दुनिया में नहीं है, सो इस समय भाभी यहाँ आकर तुम्हें तो आशीर्वाद नहीं दे सकते। मैंने अच्छी तरह अनुभव किया कि ननंद ने एक एसपी की बेटी से बात करने के लिए अपने स्वभाव के विपरीत बोलने में कितनी कठिनाई से अपने शब्दों को चाशनी में डुबोया था। नंद की बातें सुनकर खुशबू ने हठी बच्चे की तरह अपना फैसला सुनाया। फिर ठीक है, मैं भी तब तक अन्न का एक दाना अपने मुंह में नहीं डालूंगी जब तक यहाँ आकर माँ मुझे आशीर्वाद नहीं दे देती। सभी बहू को समझा बुझा कर थक गए, पर 2 घंटे तक वह अपनी बात पर डटी रही। मैंने भी अंदर पर्दे की ओर से उसकी कितनी मिन्नतें की कि वह सबकी बात मान ले, पर वह गजब की हठी निकली। इस बात के लिए सब मन ही मन खुशबू को कोस रहे थे कि क्या वह एसपी की बेटी थी। ऐसी बित्ते भर की लड़की की क्या मजाल जो वह मेरी जेठानी और ननद जैसी वीरांगनाओं के सामने डटी रहती। चूंकि सबके मन में यह बात गहरे बैठी हुई थी कि नई दुल्हन ससुराल में छींक भी दे तो अच्छी भली आफत खड़ी हो जाती है। यही वजह थी कि मेरे घर वाले जल्दी गिरगिट की तरह रंग बदल कर मेरे सामने हाजिर हो गए कि चल उसे आशीर्वाद दे दे। तब उसे ही अपनी चिंता नहीं है तो फिर भाड़ में जाए। मैं दुविधा की स्थिति में ना चाहते हुए भी खुशबू के सामने जाकर खड़ी हो गई। जब उसने स्निग्ध मुस्कान के साथ मेरे पैरों को हाथ लगाकर अपनी आंखों से लगाया तो मैं खुद पर काबू न रख सकी और उसे अपने कदमों से उठाकर सीने से लगा लिया। हम दोनों की पलकें भीग उठी। उफ, मैं बता नहीं सकती कि कैसी अजीब सी तृष्णा थी जो उसे हृदय से लगाने पर तृप्त होता था। मैंने अनुभव किया खुशबू तो बिन माँ की बड़ी हुई थी, सो उसके पास इतने भावुक होने की वजह थी, पर मेरा मन क्यों भर आया मैं आज तक न जान सकी। विवाह की अगली सुबह 5:30 बजे ही अपने कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनकर मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने खुशबू नाइटी पहने खड़ी थी। क्या बात है बेटी, तू इस तरह इतनी सुबह यहाँ? मैं कुछ घबरा सी उठी। जवाब में उसने आंखें खोलकर भरपूर नजरों से मुझे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, माँ, मैं चाहती थी कि आपका स्नेह में और ममता में चेहरा देखकर ही मैं ससुराल में अपना दिन शुरू करूं। उसकी बातें सुनकर मुझे अजीब सी अनुभूति हुई, क्योंकि अब तक अपने लिए मैं यही सुनती आई थी कि सुबह सुबह विधवा का मुंह देख लिया बड़ा अपशगुन हो गया। अब रोज खुशबू का दिन मेरा चेहरा देखकर शुरू होने लगा और धीरे धीरे मन से यह वहम निकल गया कि मेरा मुख देखने से किसी का अमंगल भी हो सकता है। निखिल की शादी के करीब महीने भर बाद उसके एक अतरंग मित्र राजेश की शादी की पहली वर्षगांठ थी। इस मौके पर पूरे परिवार को न्योता दिया गया राजेश के घर जाने के लिए। उस दिन सब लोग बन संवर कर तैयार हो गए। मैं भी झटपट एक सफेद सूती साड़ी बांधकर तैयार हो गई। मैं इसके गुजरने के बाद से घर हो या बाहर यही मेरा पहनावा था। हम सब घर से निकलने वाले थे कि खुशबू मुझे देखकर चौंक गई। यह क्या माँ, तुम पार्टी में इस तरह चलोगी? जवाब जेठानी ने दिया, अरे तो क्या एक विधवा 16 श्रृंगार करके जाएगी? तू नहीं जानती बहू, हमारे में एक विधवा को इसी रूप में रहना पड़ता है। खुशबू ने विनम्र किंतु दृढ़ स्वर में कहा, आप सही कह रही है बड़ी माँ, विधवा औरत का श्रृंगार करना कुछ जचता नहीं, पर श्रृंगार के बगैर फंक्शन में सुरुचिपूर्ण तरीके से तैयार होकर हल्के रंगों का परिधान तो पहना ही जा सकता है। आप लोग बस 5 मिनट रुकिए, हम अभी आते हैं। और वे मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचती हुई ले गई। कमरे में आकर मैंने खुशबू को फिर समझाया, मैं ऐसे कपड़े ही पहनती हूँ और अब तो मुझे इसकी आदत पड़ गई है। हमेशा की तरह उसने मुझे अपने प्रेम और न्याय अन्याय का तर्क देकर परास्त कर दिया और मुझे ऐसे तैयार किया जैसे एक माँ अपनी बच्ची को तैयार करती है। तैयार करने के बाद जब उसने मुझे अलमारी में लगे आदमकद आईने के सामने खड़ा किया तो मैं खुद को देखकर ठगी रह गई। मुझे देखकर कोई नहीं कह सकता कि मेरी उम्र 42 से ऊपर हो चुकी है। बैठक में घुसते ही परिवार वालों की नजरें मुझसे चिपक सी गई। उनमें से कुछ नजरों में मेरे लिए प्रशंसा और आदर के भाव थे, तो कहीं ईर्ष्या और उल्हाना भी शामिल था। परंतु मेरी छवि को अशोभनीय कहने लायक कोई बहाना खुशबू ने नहीं छोड़ा था, इसलिए चाहते हुए भी कोई कटाक्ष नहीं कर पाया। हल्की बसंती रंग की साड़ी के साथ मेल खाता चिकन का ब्लाउज, हाथों गले और कानों में सोने के हल्के आभूषण, माथे पर बसंती रंग की छोटी सी बिंदी के साथ ढंग से बांधे गए ढीले जोड़े ने मेरे पूरे व्यक्तित्व को ही बदल डाला था। होश संभालने के बाद से पहली बार मेरे बच्चे मुझे इस रूप में देख रहे थे। निशा तो खुशी से रो पड़ी
उस दिन पार्टी में शायद ही कोई परिचित बचा हो जिसने मेरी नई वेशभूषा की भूरी भूरी प्रशंसा ना की हो। उनकी तारीफ करने पर उन सभी को मैं ये बताना भूली कि इसका श्रेय सिर्फ खुशबू को जाता है। उस दिन मैंने अपने खोए हुए औरतपन को फिर से महसूस किया और जिंदगी को नई नजरों से देखना शुरू किया। इसके कुछ ही दिन की बात है कि खुशबू और निशा ने मिलकर ढेर सारे पकवानों के साथ चिकन बिरयानी बनाई। उस दिन भी मुझे ले जाकर जबरदस्ती बुचा लाया। हमेशा की तरह जब मैं अपने लिए अलग से बनाए सादे भोजन को लेने रसोई की ओर चली तो खुशबू ने मुझे टोक दिया। माँ, हमारे साथ खाओ ना, अकेले खाना क्या अच्छा लगता है। तब मैं उसे टाल न सकी। खाने की मेज पर जब उसने सबके साथ मेरे लिए वही खाना परोसा तो मेरे साथ ही सबकी आश्चर्य भरी नजरें मेरी थाली की ओर उठ गई। निशा ने कहा, भाभी लगता है तुमने गलती से किसी और की थाली माँ के सामने रख दी। तुम तो जानती ही हो कि माँ यह सब नहीं खाती। हाँ बेटी, मेरा खाना रसोई में अलग रखा है, जाकर ले आओ। मैंने अपनी पसंदीदा चिकन बिरयानी को परस सरकाते हुए कहा तो सबके चेहरों के तनाव कुछ कम हो गए। माँ, तुम्हारे लिए रखा गया है भोजन, मैंने काम वाली को दे दिया है क्योंकि आज उसने कुछ खाया भी नहीं था। खुशबू ने लोगों के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, आज से तुम भी वही खाना खाओगी जो सबके लिए बनेगा। मैं इतना काम नहीं कर सकती, एक बार तुम्हारे लिए खाना बनाऊं फिर दोबारा परिवार के लिए, पूरे परिवार के लिए बनाऊं। अभी तो निशा मेरा हाथ बटा देती है, पर 2 महीने बाद जब वह ससुराल चली जाएगी तब क्या होगा। बेटी, तब मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूंगी। पहले भी तो रसोई में मैं ही काम किया करती थी। मैंने उसे समझाने की गरज से कहा। ना बाबा ना, मेरे पापा को पता चलेगा तो मुझे तो बहुत डांट पड़ेगी कि आपसे काम करवाती हूँ। फिर जब मैं आपसे मदद ले नहीं सकती तो बुआ जी और बड़ी माँ से कैसे लूं, वो तो आपसे भी बड़ी है। एक काम किया जा सकता है, सभी के लिए एक जैसा भोजन बनाया जा सकता है, इससे मुझे भी दिक्कत नहीं होगी, सभी लोग एक जैसे भोजन का आनंद ले सकेंगे। क्यों ना कल से माँ के लिए सभी के जैसा खाना बनाया जाए, क्योंकि सिर्फ माँ को ही मांसाहारी भोजन से परहेज है, पर बाकी लोग तो खुशी से शाकाहारी भोजन खा सकते हैं। खुशबू ने कहा तो सबके चेहरों की मुस्कान ही गायब हो गई। करीब करीब हर रोज मांसाहारी भोजन का स्वाद लेने वाली जिठानी और ननंद की जुबान यह सुनकर अकुला उठी। नंद ने कहा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हम रोज घास फूस नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते, खुशबू ने जोर देकर कहा। जिस भोजन की कल्पना से आप लोग घबरा उठी है ना, वही खाना माँ इतने सालों से खाती आ रही है। यह विचार भी कभी आप लोगों के दिलों में आया है। खुशबू के स्तर पर जेठानी ने होशियार दिखाते हुए बात संभालने की वजह से कहा, तो ठीक कहती है बहू, खाने पीने में क्या रखा है। या तो लता ही कहती है कि तामसिक भोजन से मन में विकार उत्पन्न होता है, इसलिए विधवा को सात्विक भोजन करना चाहिए। फिर मेरी तरफ देखती ठसक से बोली, देख लता, अब तेरी ये जिद नहीं चलने वाली, तुझे भी वही खाना पड़ेगा जो हम सब खाते हैं। बहू ठीक तो कहती है। इस पर ननंद ने भी अनिच्छा से समर्थन जताया, क्योंकि उनकी चटोरी जबान साग सब्जी खाकर तृप्त नहीं हो सकती थी। सालों बाद मैंने अपना पसंदीदा भोजन किया। मेरा दिल खुशबू को लाख लाख दुआएं दे रहा था। मेरे साथ प्रतिबंधित और नियम कानून का आखिरी दौर निशा की शादी में खत्म हुआ। शादी से एक दिन पहले निशा जोर जोर से रोई जा रही थी। पहले तो सबने ये समझा कि मायके से बिछुड़ने का गम उसे सता रहा है, पर बात तो कुछ और थी। खुशबू के बहुत पूछने पर निशा ने बताया कि उसे इस बात का दुख है कि माँ चाहते हुए भी उसकी शादी नहीं देख पाएगी। पिता तो थे नहीं, माँ भी शादी के मंडप में मौजूद नहीं होगी। जब खुशबू ने घर में ऐलान किया कि निशा की शादी में मंडप माँ भी बैठेगी तो घर में मौजूद स्त्रियां भड़क उठी। विधवाओं की मौजूदगी में शुभ काम में मंगल होगा। नंद ने कहा, बहू तुम्हारी हर उल्टी सीधी बात मैं अब तक मानती रही हूँ, पर इस बार तुम चुप रहो तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हें इस घर के रीति रिवाजों का पता नहीं और अपनी मर्यादा में रहा करो और मुझे अपने एसपी पापा के ओहदे की धौंस मत दिखाओ। हद हो गई। बस ये चिंगारी काफी थी। निशा को बैठा छोड़ खुशबू तन कर खड़ी हो गई और जो बोलना शुरू किया तो सभी को काट मार गया। बोली, आपने सही कहा बुआ जी, आज तो सच में हद हो गई। यह सही है कि मैं ठीक से आपके रस्म रिवाजों को नहीं जानती, पर मैं खुद एक औरत हूँ, इसलिए एक औरत की भावना को अच्छी तरह समझ सकती हूँ। छोटा मुंह बड़ी बात कह रही हूँ, इसलिए माफ कीजिएगा। मैं ये कहे बिना नहीं रह सकती कि जो नियम और कायदे कानून माँ पर लागू होते हैं वे सब आप पर भी लागू होते तो ज्यादा बेहतर होगा। माँ विधवा होने का जो कष्ट भोगती आ रही हैं
उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये कुदरत का नियम है कि जो जन्मा है उसे मरना है। पर आप तो जीते जी फूफा जी को अपने बच्चों को छोड़ के आ गई हैं। आप ना तो अच्छा माँ साबित हुई और ना एक अच्छी पत्नी। फिर भी आपके लिए संसार की हर सुख सुविधा, साज श्रृंगार, खान पीन और आमोद प्रमोद वर्जित नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि आपकी मांग में सुहागन होने का लाइसेंस चमक रहा है। सभी जड़ होकर खुशबू के तर्क को सुन रहे थे। यद्यपि मेरे हितों के लिए वह सबको चुनौती दे रही थी, फिर भी मैंने उसे चुप होने के लिए कहा। खुशबू बेटी बस कर दो अब। इशारे से मुझे खामोश करते हुए खुशबू बोली, माँ बस, आज भर मुझे कहने से मत रोको। आज के बाद मैं इनसे कुछ नहीं कहूंगी। बड़ी माँ और बड़े पापा, आप लोगों ने भी बुआजी को सही रास्ता न दिखाकर उल्टा उन्हीं का पक्ष लिया। दुख तो इस बात का है कि हम यह समझ नहीं पाते कि पति के गुजरने के बाद तो वैसे भी औरत जीते जी मर जाती है। जो थोड़ा बहुत सुख उसे मिल सकता है, उसे भी हम धर्म और परंपरा के नाम पर यह कहकर उसे वंचित कर देते हैं कि यह सब विधवाओं के लिए नहीं है। फिर ननंद की ओर देखते हुए बोली, बुआ जी, मैंने अपनी मर्यादा और हदों को कभी पार नहीं किया और ना कभी करूंगी, परंतु इसका उल्लंघन भी अपने ससुराल को छोड़कर आप ही ने किया है। मेरे लिए खुशी की बात हो सकती है कि मेरे पापा एक नामी एसपी है, पर मैं ना तो इस वजह से मैं किसी पर रोक गांठा है। अगर मेरी कही बात आप लोगों को गलत लगी तो मैं हाथ जोड़कर आप सभी से माफी मांगती हूँ। सहसा तालियों की आवाज में से एक वर्तमान में मैं आ गई। मैंने देखा कि समधी जी हमारे बीच खड़े हुए थे। उन्होंने आगे बढ़कर खुशबू के सिर पर हाथ रखा। बेटी तू तो धन्य है। मुझे गर्व है कि ऐसे परिवार से हमारा रिश्ता जुड़ गया जहाँ इतने अच्छे विचारों वाली लड़की रहती है। मैंने सब सुन लिया है और ये मेरा वादा है कि आज से तुम्हारी सास घर में होने वाले हर मांगलिक कार्य में सबसे पहले भाग लेंगी और यथा योग्य आशीर्वाद भी देंगी। इस तरह उस दिन के बाद से मैं विधवा तो थी, पर वैधव्य कष्ट से मुझे मुक्ति मिल गई। मेरी ननद पर खुशबू की बातों का ऐसा असर हुआ कि वह अगले दिन ही पहली गाड़ी से अपने ससुराल रवाना हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।